नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थी कवर करेंगे कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी के एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन सभी कथनों को एक ही वीडियो में संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। और ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और यदि इस क्लास की आप सभी को पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पोल्टी विद संजय वर्मा को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जो है इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एलटी के एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं, इन सभी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक होते हैं, इनके जो कथन होते हैं, इन कथनों को बार बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है और यही प्रश्न जो है अधिकांश विद्यार्थी गलत कर जाते हैं, जिससे जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या किया कि अब तक जो विगत वर्ष में आपके विभिन्न वर्षों में जो पेपर टीजीटी के हुए हैं, जो पीजीटी के पेपर हुए हैं, उनमें जो भी महत्वपूर्ण कथन आए थे उनको जो है मैंने एक संग्रहित नोट्स तैयार किया और नोट्स को तैयार करने के परिणाम स्वरूप आप सभी के समक्ष मैंने इस पीडीएफ को प्रोवाइड करने का प्रयास किया हूं। और इसी क्रम में चलते हैं, इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार जो भी विद्यार्थी इस क्लास को कर रहे हैं, देख रहे हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार से यूजफुल लगती है तो आप जो है इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर जरूर करेंगे ताकि अदर विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकें। चलिए, पहला कथन जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है गवर्नर की अनुसार। तो गवर्नर की अनुसार देखा जाए तो गवर्नर ने क्या कहा था कि राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से होता है। यह कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी क्रम में यदि देखा जाए तो एक विद्वान है सीले, तो सीले ने क्या कहा, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। अर्थात इनके अनुसार कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है सिर्फ सरकार का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट का ही अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में अगले विद्वान का नाम आता है लीकॉक। तो लीकॉक ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। और यहाँ पर आपने देखा कि लीकॉक ने भी जो यहाँ पे कथन दिया है कहीं न कहीं सीले से ही संबंधित कथन दिया, सरकार से संबंधित विद्या है। और इसी क्रम में अगले विद्वान आते हैं डीकॉक महोदय आते हैं। तो डीकॉक ने यहाँ पर ये कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य और उसके साधन सरकार का अध्ययन है। और इसी क्रम में एक विद्वान आते हैं कैटलिन। तो कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। अब हम इसी क्रम में चलते हैं, अगले विद्वान को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं ईस्टन, तो ईस्टन ने यहाँ पर ये कहा है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। और इसी क्रम में ईस्टन और कुछ व्यवहारवादी हैं, तो इन्होंने कहा था कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है। अर्थात राजनीति विज्ञान क्या है, इसमें जो है मनुष्य के व्यवहार, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बॉडीज का जो है स्टडी किया जाता है। इसी क्रम में एक अगले विद्वान का नाम आता है गवर्नर।
तो गवर्नर ने यहाँ पर कहा कि राज्य एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों का ऐसा समुदाय है जो एक सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। और इसके बाद अगले विद्वान का नाम, जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख पा रहे हैं, अरस्तु। तो अरस्तु ने यहाँ पर क्या कहा है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका विकास आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है और सुंदर जीवन के लिए इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। और इसी क्रम में विल्सन आते हैं। तो विल्सन ने यहाँ पर ये कहा कि कानून के लिए संगठित जनता ही राज्य है। विल्सन ने राज्य की परिभाषा को क्या बताया कि कानून के लिए संगठित जनता ही क्या कहलाती है, राज्य कहलाती है। इसी क्रम में अगले विद्वान का नाम आता है ब्लंटसली। तो ब्लंटसली ने कहा कि राजनीतिक रूप से संगठित जनता ही राज्य है। अब हम इसी क्रम में अगले विद्वान को देखते हैं। इनका नाम है ट्राइटिस्के, बहुत ही फेमस हैं। और ट्राइटिस्के ने क्या बताया कि राज्य क्या है, एक शक्ति है। राज्य क्या है, शक्ति है। स्टेट इज अ पावर। तो और इसी क्रम में आते हैं जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम ने कहा है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी फिलहाल कहते हैं कि सभी महत्वपूर्ण है। यदि आप इस क्लास को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप इससे दिए गए सभी कथनों को याद कर लेंगे तो एक भी कथन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब इसी क्रम में देखते हैं कि लुई 14वां। तो लुई 14वां ने क्या कहा कि मैं ही राज्य हूँ। वॉल्टेयर ने कहा है कि प्रथम राजा एक शक्तिशाली योद्धा था। एक्टन ने कहा कि शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश शक्ति तो राजा को चौपट करके ही छोड़ती है। एक्टन महोदय ने तो एकदम जो है राजा जी को क्या बताया कि ये निरंकुश शक्ति क्या करती है, राजा जी को चौपट करके ही छोड़ती है। अब इसी क्रम में गवर्नर आते हैं। तो गवर्नर ने कहा कि राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। यदि आप राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें से एक सिद्धांत आता है विकासवादी सिद्धांत। और इसी विकासवादी सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक थे उनका नाम था गवर्नर। और गवर्नर ने ही इसी उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर के यहाँ पर ये कथन दिया था कि राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। अब इसी क्रम में मैकाइवर आते हैं और मैकाइवर ने कहा है कि रक्त संबंध से परिवार और परिवार से समाज और समाज से राज्य का विकास हुआ है। अर्थात राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाए तो एक सिद्धांत आता है परिवार का सिद्धांत आता है और उसी परिवार के सिद्धांत के तहत जो है मैकाइवर ने उपरोक्त कथन को दिया था। इस क्रम में देखते हैं वर्गिस ने कहा कि राज्य मानव प्रकृति में पाए जाने वाले सार्वभौम सिद्धांतों की एकता है। अब अगला कथन जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं तो उनका नाम है एंगल्स ने कहा है कि राज्य न तो ईश्वरीय सृष्टि है न बल का परिणाम, न ही इसकी उत्पत्ति समझौते से हुई है। राज्य सामाजिक विकास की निश्चित अवस्था का परिणाम है। अर्थात राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि एक सामाजिक समझौता का सिद्धांत, तो उसी के अंतर्गत एंगल्स ने इस परिभाषा को या कथन को परिभाषित किया था। अब इसी क्रम में अगला डिफिनेशन देखते हैं कि थोड़ा सा इसको हम चलिए
अगला डिफिनेशन जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, व्यक्तिवाद अर्थात जो व्यक्तिवादी विचारक हैं, तो व्यक्तिवादी विचारकों के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने राज्य के विषय में कहा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है। इस कथन को किन लोगों ने कहा था? तो व्यक्तिवादी विचारकों ने कहा था। अब अगले विद्वान हैं स्पेंसर। तो स्पेंसर ने कहा कि राज्य बुराइयों का जनक और शिशु दोनों है। अगला आते हैं फ्रीमैन, मिल और जैसे उदारवादी। तो इन्होंने कहा है कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। अर्थात फ्रीमैन, मिल के अनुसार इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो सरकार सबसे कम समय के लिए शासन करती है वहीं सरकार क्या होगी? सबसे अच्छी होगी और वहीं जो है सबसे अच्छे तरीके से व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करेंगे। अब इसी क्रम में अगले विद्वान का नाम आता है रैमजे मेयोर। तो रैमजे मेयोर ने कहा है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। हेगल ने बताया है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा की गई पद यात्रा है। बोसाके ने बताया है कि राज्य नैतिकता का मूर्त रूप है। और आप सभी एकदम पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। ग्रीन बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये भी एक राजनीतिक थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्होंने बताया है कि राज्य का कार्य सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। और बोसाके ने बताया कि राज्य उस चील की भांति है जो अपने बच्चों पर पंखों की छाया बनाए रखती है। इस क्रम में अगला नाम उभर के आता है अराजकतावादियों। अकॉर्डिंग टू अनार्किज्म अर्थात जो अराजकतावादी हैं, इन्होंने बताया कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, व्यक्तिवादियों ने क्या बताया था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, और यहाँ पर आपने देखा कि अराजकतावादियों ने क्या बताया कि राज्य जो है एक अनावश्यक बुराई है। दोनों में जो है कंपेयर करके आप लोग अच्छे से इस दोनों डिफिनेशन को लर्न कर लेना, याद कर लेना। चलिए अगला हम देखते हैं केंट ने बताया कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसी क्रम में अगले विद्वान का नाम आता है बेंथम। तो बेंथम ने यहाँ पर बताया है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। आशीर्वादम आते हैं। तो आशीर्वादम ने कहा कि कल्याणकारी राज्य दान की वस्तु नहीं, व्यक्ति का अधिकार है। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि अरस्तु जो है इन्होंने क्या बताया था। तो अरस्तु ने कहा कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अरस्तु ने बताया कि राज्य क्या है? व्यक्ति का पूर्वगामी है। फिर अरस्तु आगे आते हैं तो और अरस्तु ने फिर कहा कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी, ह्यूमन इज अ सोशल बॉडी। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। अगले चल के आगे देखते हैं तो अरस्तु ने यहाँ पर फिर कहा कि समाज से बाहर रहने वाला या तो देवता होगा या क्या होगा? पशु होगा। वह मनुष्य जो है बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर आगे इसी क्रम में अरस्तु कहते हैं कि राज्य का विकास आत्मनिर्भर और सुंदर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है, इसीलिए राज्य एक नैतिक संस्था है। अब हम इसी क्रम में आगे देखते हैं कि विलोबी आते हैं और विलोबी ने अपने अनुसार बताया कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। अर्थात विलोबी ने संप्रभुता को बताया कि राज्य की जो सर्वोच्च इच्छा होती है वही संप्रभुता होती है। और आपको यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि राज्य की यदि हम बात करते हैं कि आत्मा क्या है, तो राज्य की आत्मा क्या होती है बताओ आप लोग? संप्रभुता को ही क्या कहते हैं? राज्य की आत्मा कहते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि राज्य के शरीर किसको कहते हैं। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राज्य के शरीर क्या क्या है। चलिए
अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि ऑस्टिन आते हैं और ऑस्टिन ने अपने अनुसार बताया कि राज्य का समझौता आदेश ही संप्रभुता है। अब हम इसी क्रम में देखते हैं बोंदा ने बताया कि संप्रभुता नागरिकों जनों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से भी परे है। संप्रभुता की परिभाषा यहाँ पर बोंदा ने दिया। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि सेबाइन ने बताया कि वह आधुनिक नहीं बन सका बिना मध्ययुगीन बने। अब हाब्स आते हैं तो हाब्स ने कहा कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। इसी क्रम में किल्हान एक राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने बताया कि जिस तरह आधे वर्ग आधे त्रिभुज की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह आधी संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब देखिए रूसो ने बताया कि संप्रभुता का स्थानांतरण नहीं हो सकता, अर्थात जो सॉवरेंटी होती है इसको जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रूसो। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है। बिल्कुल, रूसो की फेमस बुक क्या है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए, चिपमैन ग्रे ने बताया कि संसार के वास्तविक शासकों को ढूंढा नहीं जा सकता है। अब इसी क्रम में आप आगे देखेंगे कि क्रैब हैं और क्रैब ने कहा कि कानून का स्रोत न्याय बोध या औचित्य की भावना है। और दुग्बी ने बताया कि कानून का स्रोत क्या है, सामाजिक सुदृढ़ता या श्रम विभाजन में है। आप लोग अच्छे से नोट करते चलेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। अब इसी क्रम में यहाँ पे एक आते हैं कैटलिन क्रैब और लास्की। इन तीनों ने सम्मिलित रूप से संप्रभुता को क्या माना है, संकटकालीन माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। फिलहाल टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी क्रम में लास्की ने बताया कि संप्रभुता सिद्धांत को राजनीति शास्त्र से निकाल देना चाहिए, यह राजनीति शास्त्र के लिए अच्छी बात होगी। अब इसी क्रम में लास्की ने फिर एक बयान दिया है कि गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता। फिर आते हैं क्रैब, तो क्रैब ने बताया कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति शास्त्र से निकाल देना चाहिए। मैंने उपरोक्त में भी बताया था, क्रैब, दुबगी और मैकाइबर ने इस कथन को बताया था। अब बार्कर जी आते हैं तो बार्कर ने यहाँ पे बताया कि संप्रभुता का सिद्धांत सबसे निरर्थक और निसफल सिद्धांत है। ऑस्टिन जी ने बताया है कि कानून संप्रभु का आदेश है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बार बार आपके एग्जाम में ये कथन पूछा गया है। अब देखते हैं कि लास्की जी ने दोबारा क्या बताया कि समाज का रूप संघात्मक है, अर्थात इन्होंने समाज को कैसा माना है, इन्होंने समाज को फेडरल माना है। अतः जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, संघों में विभाजित होनी चाहिए। एक प्रकार से देखा जाए तो लास्की ने संघात्मक सरकार की जो है यहाँ पर गुणगान किया है, बखान किया है। अब इसी क्रम में यहाँ पर आते हैं मैकाइबर। तो मैकाइबर ने यहाँ पर, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, तो मैकाइबर ने यहाँ पर बताया कि राज्य नागरिकों की निष्ठा का पात्र मात्र इसलिए नहीं है कि उसके पास दंडाकारी शक्ति है, वह निष्ठा का पात्र इसलिए है कि नागरिकों की सेवा करता है। इसी क्रम में GDH कोल ने संप्रभुता को क्या बताया है, इन्होंने सह संप्रभुता बताया था। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं और यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि फिंगिस एक राजनीतिक विचारक थे। तो फिंगिस ने संप्रभुता को क्या बताया है, धार्मिक संघ माने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में लिंडसे हैं, तो लिंडसे ने संप्रभुता को क्या कहा, राज्यों को संगठनों का संगठन माना। अब लास्की इसी क्रम में आते हैं, तो लास्की कहते हैं कि संघों का संघ, समुदायों का समुदाय या संबासों का संबास इन्होंने बताया। अब आगे देखते हैं तो मिस फॉलेट एक हैं, इन्होंने बताया था कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है।
अर्थात इन्होंने राज्य को बहुत ही आवश्यक बताया और इन्होंने कहा मिस फॉलेट ने कि मेरी आत्मा का जो निवास है वह किस में है, सिर्फ राज्य में है। और इसी क्रम में सेवाइन है, तो सेवाइन ने बताया वैसे तो मैं एकलवादी हूँ लेकिन विकल्प ना रहने पर बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। अब इसी क्रम में डाइसी जी यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, तो डाइसी ने कहा कि वकील लोग जिस संप्रभु को मानते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु रहता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। अब यहाँ पर गिलक्राइस्ट महोदय आते हैं और गिलक्राइस्ट ने अपने अनुसार बताया कि राजनीतिक संप्रभुता उन कुल प्रभावों का योग है जो कानूनी संप्रभु के पीछे रहता है। और इसी क्रम में बोसाके ने बताया कि अधिकार वह मांग या दावा है जिसे समाज स्वीकार करे और राज्य जो है लागू करे। अब देखते हैं इसी क्रम में हॉलैंड हैं, तो हॉलैंड ने यहाँ पर बताया कि अपने बल पर नहीं, हॉलैंड ने बताया कि अपने बल पर नहीं वर्ण समाज की स्वीकृति के बल पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की शक्ति ही क्या है, अधिकार है। और इसी क्रम में रूसो ने बताया कि उसके प्राकृतिक अधिकार नागरिक अधिकार में बदल दिए गए हैं। सभी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। मैंने जो है बहुत मेहनत करने के बाद इस वीडियो को बनाया है और आपके समक्ष रखा है। अब देखिए इसी क्रम में वेंथम जी कह रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को निरर्थक और बकवास कहा। इसी क्रम में एक विद्वान है रिची, तो रिची ने कहा कि प्रकृत शब्द ही अस्पष्ट नहीं है क्योंकि प्रकृति के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे प्रकृति का अर्थ स्वभाव हो सकता है, पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, नदियां हो सकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये कथन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल सभी कथन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए इसी क्रम में एक अगले विद्वान है ग्रीन, तो ग्रीन ने क्या बताया कि समझौतावादियों का सबसे दोष यही है कि वे अधिकारों का अस्तित्व पूर्व सामाजिक मानते हैं। वाइल्ड जी ने कहा कि अधिकारों को राज्य नहीं बनाता, राज्य केवल इन्हें लागू करता है और इनकी रक्षा करता है। अब इसी क्रम में बोसाके आते हैं और बोसाके जी ने बताया कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अब इसी क्रम में एक विद्वान आते हैं लास्की, तो लास्की ने कहा है कि अधिकार वे बाह्य परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। और इसी क्रम में लास्की ने ही उपरोक्त तो नीचे जो दिया गया है कथन है इसको भी कहा है। लास्की ने क्या बताया, कोई भी राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से ही जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो लास्की जो है व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार को बहुत ही आवश्यक या बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया। इसी क्रम में लास्की ने फिर कहा सभी को काम का अधिकार मिलना चाहिए। यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको केक खाने का अधिकार नहीं है। ये सभी कथन जितने आप देख रहे हैं लास्की ने ही कहा था। इसी क्रम में अब हम देखते हैं कि वाइल्ड ने बताया कि अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्यों के संसार में है और ग्रीन ने बताया कि करने योग्य कार्यों को करने देना ही स्वतंत्रता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। अब देखिए इसी क्रम में ग्रीन ने ही इस परिभाषा को भी दिया है, अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध ही स्वतंत्रता है। और इसी क्रम में सीले जी आते हैं, तो सीले ने स्वतंत्रता को अतिशासन का अभाव माना है। बर्लिन ने बताया कि स्वतंत्रता अवपीड़न का अभाव है। अब इसी क्रम में हेयक हैं, तो हेयक ने कहा कि किसी के निरंकुश इच्छा से विवश ना किया जाना ही स्वतंत्रता है। और एंगल्स ने कहा कि अपनी आवश्यकता का सही समझ ही स्वतंत्रता है।
अब इसी क्रम में विद्वान हैं हाब हाउस। तो हाब हाउस ने बताया कि स्वतंत्रता सामाजिक बंधनों की आध्यात्मिक प्रकृति में है और अमेरिकी एक क्रांति थी, और अमेरिकी की जो क्रांति थी इसमें एक नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और हाब्स ने बताया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चुप रहने तक है। अब इसी क्रम में देखते हैं कि आगे विद्वान आते हैं लेनिन। तो लेनिन ने कहा कि जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ राज्य नहीं है, जहाँ राज्य होगा वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगा। अर्थात लेनिन ने जो है राज्य को जो है एक बाधा माना है स्वतंत्रता, यानी नागरिकों के स्वतंत्रता में जो है राज्य को इन्होंने बाधा माना है। और लाक जी आते हैं तो लाक ने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। और इसी क्रम में रूसो ने व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और इसी क्रम में एक अमेरिकी क्रांति हुई थी और अमेरिकी क्रांति में एक नारा दिया गया था, या अमेरिकी क्रांति का एक नारा है, हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए हम सभी समान हैं। बेंथम ने बताया कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत बेंथम ने दिया था। अब इसी क्रम में वारकर ने बताया कि राज्य हम सभी को एक जैसे कानूनी मुखौटे पहना देते हैं। हम सब में कितनी भिन्नता क्यों ना हो, कानून के समक्ष हम सभी का महत्व समान है। इसी क्रम में बेंथम ने बताया कि मताधिकार का वितरण करते समय प्रत्येक को एक गिना जाए, एक से अधिक नहीं। कोल और जोड ने बताया कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता संभव नहीं है। यहाँ पे एक प्रकार से कपोल कल्पना भी कह सकते हैं। अब इसी क्रम में लास्की जी ने फिर एक कथन दिया है। इन्होंने बताया कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता वास्तविक नहीं हो सकती। और लास्की ने फिर कहा कि वह समाज बालू की नींव पर खड़ा है जिस समाज में आर्थिक समानता नहीं हो। और इसी क्रम में लास्की ने फिर एक कथन को परिभाषित किया या दिया है। इन्होंने कहा कि यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको केक खाने का अधिकार नहीं है। फिर इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। और एक्टन और टाकविले व्यवहारवादियों ने भी इस कथन को दिया था। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन को लास्की ने कहा था। अब देखते हैं कि पोलार्ड ने बताया कि स्वतंत्रता की समस्या का एक ही हल है जो समानता में निहित है। इसी क्रम में लास्की ने कहा कि समानता अनुपात की समस्या है। और फिर लास्की ने कहा कि बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता छिछली होगी और बिना कुछ स्वतंत्रता के समानता निरर्थक होगी। अब इसी क्रम में अरस्तु एक विद्वान हैं, तो अरस्तु ने बताया कि समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय मानते हैं अरस्तु जी। और स्टालिन के कथन हैं पूर्ण समानता मूर्खतापूर्ण बकवास है। मैकेंजी ने बताया कि पूर्ण समानता जंगली गधे की आवारा गर्दी है। और इसी क्रम में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्लेटो ने बताया कि अपने अपने सद्गुणों के अनुसार काम करना ही न्याय है। और अरस्तु ने कहा कि न्याय का अर्थ समानुपातिक समानता है। इसी क्रम में एक विद्वान है सेंट ऑगस्टाइन है, तो सेंट ऑगस्टाइन ने बताया कि जिस राज्य में न्याय नहीं होता वे राज्य डाकुओं के गिरोह या झुंड बन जाते हैं। और रॉल्स कहते हैं कि सुखियों का सुख चाहे जितना बढ़ा दिया जाए उससे दुखियों का दुख कम नहीं होगा। और रॉल्स ने ही आगे यह भी कथन दिया
कि न्याय सिद्धांत पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत है। और अरस्तु ने बताया कि कानून वासना मुक्त विवेक है। और इसी क्रम में मैकाइवर जी ने बताया कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि मनवाने का अंतिम तरीका ही कानून है। और ऑस्टिन ने बताया कि कानून संप्रभु का आदेश है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कानून क्या है? संप्रभु का आदेश है। अब यहाँ पर सभी लोग कवर करेंगे कि जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को लेकर के यहाँ पर देखा जाए तो जो विभिन्न राजनीतिक विचारक थे, इन्होंने अपने अपने अनुसार प्रजातंत्र जो डेमोक्रेसी है इसको लेकर के क्या बताया है। यहाँ पे पहला नाम आप देख पा रहे होंगे, सीले। तो सीले ने बताया कि प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। और डाइसी ने बताया प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग लेता है। और इसी क्रम में ब्राइस जी हैं, तो ब्राइस ने बताया कि प्रजातंत्र योग्य लोगों का शासन है, इसमें जनता का लगभग 3/4 भाग लेता है। और लॉबेल ने बताया कि प्रजातंत्र शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग है। अब इसी क्रम में अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र को परिभाषित किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही प्रजातंत्र है। और यहाँ पे अगला जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप लोग इसको रट्टा मार लीजिएगा। फिलहाल सभी कथन महत्वपूर्ण है। तो लाक जी ने क्या बताया कि जनता वह प्रहरी है जो जाग कर यह देखती रहती है कि कहीं उसका पहरेदार सो तो नहीं गया है। इसी क्रम में वाशिंगटन और लास्की ने बताया कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता है। और इस क्रम में बर्न्स एक विद्वान हैं, इन्होंने बताया कि स्वशिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा है, इसीलिए स्वशासन सबसे अच्छा शासन है। बिल्कुल, बहुत ही हम भी इस जो है कथन के समर्थन में है कि स्वशिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा। चलिए अब आगे देखते हैं। मिल ने बताया कि लोकतंत्र में उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। अब इसी क्रम में विद्वान हैं अरस्तु ने कहा लोकतंत्र को भीड़ तंत्र की संज्ञा दी थी। अरस्तु ने दोस्तों लोकतंत्र को भीड़ तंत्र की संज्ञा दी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसी क्रम में देखते हैं कि अरस्तु और प्लेटो दोनों ने सम्मिलित रूप से लोकतंत्र को क्या माना है? शासन का विकृत रूप मानते हैं। फैगबे जो हैं लोकतंत्र को अयोग्यता की उपासना कहा है। और इसी क्रम में यहाँ पर देख रहे होंगे कि टाकविले ने जो है लोकतंत्र को बहुमत की तानाशाही कहा है। और ब्राइस ने लोकतंत्र हो या अन्य कोई शासन प्रणाली हो सभी कुलीन तंत्रीय होती है। टेलीरैंड हैं, तो टेलीरैंड ने बताया कि लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र बताया है टेलीरैंड ने। अब इसी क्रम में वर्न्स एक आते हैं, तो वर्न्स ने कहा कि मोटर गाड़ी खराब हो गई हो तो बैलगाड़ी से चलना मूर्खतापूर्ण ही होगा। अब्राहम लिंकन ने बताया कि आप कुछ समय के लिए सभी को मूर्ख बना सकते हैं, कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। इसी क्रम में मैकफर्सन जी ने बताया कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ने लोकतंत्र को मानवीय आकांक्षा के स्तर से नीचे गिराकर बाजार तंत्र पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसी क्रम में अगले विद्वान हैं गिन्स वर्ग हैं, तो गिन्स वर्ग ने बताया कि जनमत वह बेड़ा है जिसे चारों ओर से आने वाला झोंका छेड़ देता है, लेकिन इससे जो स्वर निकलते हैं हमेशा संगीतात्मक नहीं होते। और इसी क्रम में अलेक्जेंडर पोप हैं, तो अलेक्जेंडर पोप ने कहा कि जनता की आवाज़
कभी भी ईश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती। और इसी क्रम में गैसेट हैं, तो गैसेट ने कहा कि जनमत की अवहेलना करके आज तक पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर सका है। इसी क्रम में अगले विद्वान हैं ह्यूम हैं, और ह्यूम ने बताया कि कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, वह अपने अस्तित्व के लिए जनमत पर ही निर्भर करती है। और इसी क्रम में वर्न्स ने बताया कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठन है जो एक विचारधारा पर सहमत हो तथा राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने के लिए सत्ता प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। इसी क्रम में ब्राइस जी आते हैं, और ब्राइस ने बताया कि राजनीतिक दल जनतंत्र से भी प्राचीन है। मुनरो ने बताया कि राजनीतिक दल प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। और ब्राइस जी आते हैं, तो ब्राइस ने बताया था कि जिस प्रकार ज्वार भाटा की लहरें समुद्र के जल को स्वच्छ बनाती हैं, उसी प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को स्वच्छ और स्वस्थ बनाती है। फाइनर ने बताया कि राजनीतिक दलों को अदृश्य सरकार कहा था। अब इसी क्रम में लॉवेल हैं, तो लॉवेल ने कहा था कि राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। अलेक्जेंडर पोप ने राजनीतिक दल कुछ लोगों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन है। इसी क्रम में जेगलर हैं, और जेगलर ने बताया कि दबाव समूह लोगों का ऐसा संगठन है जो सरकार से बाहर रहते हुए भी सरकारी प्रक्रिया प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब्राहम लिंकन ने बताया कि वास्तव में दबाव समूहों की इच्छाएं ही कांग्रेस की इच्छाएं हैं। फाइनर ने बताया कि दबाव समूहों को कांग्रेस से बाहर कार्य करने वाला तीसरा सदन बताया। S.E. फाइनर ने बताया दबाव समूहों को अज्ञात सम्राट कहा है। और शुम्पीटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुम्पीटर ने गुमनाम साम्राज्य कहा है, और मैकेन ने अदृश्य सरकार कहा है। इसी क्रम में बेंथम और लास्की ने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। गिलक्राइस्ट ने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। इसी क्रम में मिल आते हैं अगले विद्वान, तो मिल ने कहा था कि शिक्षित और संपत्तिशाली को एक से अधिक वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम की गोली है, और इसी क्रम में ही कार्ल मार्क्स ने अगला कथन कहा कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है। आगे इन्होंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य का सृजन नहीं बल्कि मनुष्यों ने ईश्वर का सृजन किया है। और ये कथन किसने कहा था? प्योर वैक ने कहा था। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें क्या दिया है? हेगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे उलटकर पैलों के बल खड़ा कर दिया। कि इस कथन भी कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। अगला देखते हैं, अब तक दार्शनिकों ने केवल संसार की व्याख्या किया, मैंने तो संसार को ही बदलने का प्रयास किया। यह भी कथन कार्ल मार्क्स के ही हैं, सभी कथन कार्ल मार्क्स के ही हैं जो आप देख रहे हैं। अगला कथन देखिए क्या है? व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। और अगला कथन है कि आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करती है। अगला है राज्य अंततः समाज में बदल गया। ये सारे कथन अभी तक आपने जो देख रहे हैं कार्ल मार्क्स के ही हैं। अब देखिए अगला कथन कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था कि समाजवाद अस्थायी संक्रमणकालीन अवस्था है। यहाँ उत्पादन के साधन का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, अतः यहाँ लोग क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और कार्य
के अनुसार वेतन पाएंगे। और इसी क्रम में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। अगला इन्होंने बताया कार्ल मार्क्स जी ने, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। फिर आगे कार्ल मार्क्स जी कहते हैं, मैंने जो कुछ भी कहा वह सर्वथा नवीन है। और सी हंट जी आते हैं, तो सी हंट ने कहा, समाजशास्त्रियों के सभी आधुनिक लेखक मार्क्स के प्रति ऋणी हैं, यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं। फिर देखिए मार्क्स की फिर भूमिका देखने को मिल रही है। तो मार्क्स ने कहा कि राज्य अंततः समाज में बदल जाएगा। और कार्ल पॉपर ने मार्क्सवाद को अवैध एवं विद्रोही संतान कहा। लॉर्ड एक्टन कहते हैं, मार्क्सवाद अपने युग का एक क्या है, भ्रम है। फिर इसी क्रम में शेबाइन आते हैं। शेबाइन ने कहा कि यदि मार्क्स इंग्लैंड को अपना आदर्श मानता तो वर्गों का विश्लेषण यह ना होता। इसी क्रम में अगला विद्वान है कैटलिन है। तो कैटलिन ने बताया कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आधुनिक कष्टों, रोगों, यहाँ तक कि फांसीवाद का भी जन्मदाता है। इसी क्रम में बेपर आते हैं। बेपर ने बताया कि मार्क्स ने धर्म और विज्ञान के संयोग से युग की महान सेवा की है और बल एक नवीन समाज को जन्म देने वाले पुराने प्रत्येक समाज की दाई है। और ये कथन मार्क्स ने भी कहा था। इसी क्रम में यहाँ पर देखते हैं कि कुछ बिंदु हैं क्या। लास्की ने लेनिन को आधुनिक इतिहास का महानतम व्यवहारिक क्रांतिकारी पुकारा है। लेनिन ने फिर आगे कहते हैं कि राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। फिर इसी क्रम में लेनिन जी कहते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, या हम कहें कि साम्राज्यवाद क्या है, मरणासन अवस्था है। और इसी क्रम में शेबाइन ने कहा कि मार्क्स के सूत्र लेनिन के भी सूत्र रहे, किंतु लेनिनवाद का अर्थ मार्क्सवाद से बहुत भिन्न हो गया है। इसी क्रम में प्रोफेसर वेपर के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने बताया कि लेनिन मार्क्सवाद का चाहे न्यायोचित व्याख्याकार ना हो तथा रूस का जो उसने देन दी उसका अतुल महत्व है। इसी क्रम में माओ जी ने बताया कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। और इसी क्रम में जो है यहाँ पर लेनिन ने बताया कि साम्राज्यवाद एक कागजी शेर है। और इसी क्रम में लेनिन ने बताया कि सत्यपुष्प खेलने दो। और इसी क्रम में हेनरी मैन लेकी और मिल ने बताया कि ओंट गिने ना जाएं तौले जाएं। और हाब्स ने बताया कि तलवार के बिना समझौते शब्द मात्र हैं। विवेकशील प्रकृति समझौता चाहती है, व्यक्ति का अधिकार उतना ही है जितना राज्य उसे देगा। उपरोक्त कथन सभी किसके हैं, वो हाब्स के ही हैं। और अंत में हाब्स ने बताया व्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चुप रहने तक ही। और क्लेरेंडन ने बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया है, जितना घृणा जितना राजद्रोह इस पुस्तक में है अन्यत्र कहीं नहीं है। और इसी क्रम में काउनी ने बताया कि मालसेबरी का शैतान बताया था। और शेबाइन जी आते हैं। शेबाइन ने हाब्स का निरंकुशवाद उसके व्यक्तित्ववाद का पूरक है। और लाक कहते हैं प्राकृतिक अवस्था शांति, सहयोग और आनंद की अवस्था थी। और इसी क्रम में फिर देखते हैं तो इन्होंने क्या बताया, संपत्ति क्या है, श्रम का फल है। और मैकियावेली ने बताया था कि व्यक्ति अपने पिता की मौत को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के हुए नुकसान को नहीं भूल सकता। इसी क्रम में अगले विद्वान हैं लॉक।
तो लॉक ने कहा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, और इन्होंने आगे कहा कि जनता के अधिकार बन गए, निरंकुश राजतंत्र सीमित राजतंत्र में बदल गया। और इसी क्रम में रूसो ने बताया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में या सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और रूसो ने ही आगे चल के बताया कि सभ्यता, कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को पतित बना दिया है। और रूसो कहते हैं अगला कथन कि प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर। और इसी क्रम में रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा कभी भी गलती नहीं कर सकती, इसीलिए व्यक्ति राज्य का विरोध नहीं कर सकता। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि अगले विद्वान हैं हाबहाउस। हाबहाउस ने कहा जहाँ तक सामान्य इच्छा सामान्य है वह इच्छा नहीं, जहाँ वह इच्छा है वह सामान्य नहीं। और हाब्स कहते हैं विवेकशील प्रकृति समझौता चाहती है। और इसी क्रम में देखा जाए तो हाब्स ने ही एक और कथन दिया, तलवार के बिना समझौते शब्द मात्र हैं। और लॉक कहते हैं कि जनता वह प्रहरी है जो जाग जाग कर यह देखता है रहता है कि उसका जो पहरेदार है कहीं सो तो नहीं गया। और इसी क्रम में लॉक जी फिर कहते हैं कि अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का जन्म हुआ है। और रूसो जी कहते हैं मनुष्य सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और रूसो अगला कथन कहते हैं कि कला और सभ्यता के विकास ने मनुष्य को पतित बना दिया। और इसी क्रम में ग्रीन जी कहते हैं कि नागरिक समाज का निर्माण करने वाली संविदा तब तक वैध नहीं हो सकती जब तक उसे कानून की संस्कृति प्राप्त ना हो। और हेनरी मैन ने कहा समझौता सिद्धांत घटिया, इतिहास घटिया, कानून और घटिया दर्शन है। और इसी क्रम में बेंथम ने बताया कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो संप्रभुओं के अधीन रखा। और इसी क्रम में बेंथम ने बताया कि पुष्पिन खेलना कविता पढ़ने से अच्छा है। और इसी क्रम में देखा जाए तो बार्कर ने कथन दिया कि खोखली और अमूर्त स्वतंत्रता का पैगंबर बताया। और इसी क्रम में बार्कर ने फिर बताया कि चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी है और अधिकारों की रक्षा राज्य में ही हो सकती है। और इसी क्रम में फिर ग्रीन जी ने बताया कि करने योग्य कार्यों को करने देना ही स्वतंत्रता है। और ग्रीन ने अगला कथन दिया कि अधिकार उन बाह्य परिस्थितियों की उपलब्धता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास या यांत्रिक विकास के लिए आवश्यक हो। इसी क्रम में फिर आगे बताते हैं कि अधिकार वह शक्ति है जो एक नैतिक जीव के रूप में मनुष्य को अपने कार्यों और व्यवसायों को करने के लिए प्राप्त हैं। फिर इसी क्रम में शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का अधिकार है। और इसी क्रम में यहाँ पर कुछ बिंदु हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। रूसो ने सामान्य इच्छा का निश्चित स्रोत न बता करके अपने पाठकों को गुमराह किया है। और इसी क्रम में व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। राज्य के विरुद्ध अधिकार आत्म विरोधी बात होगी। यहाँ पर अभी आपने जो ये सभी कथन देखा, ये जो सभी कथन किसने दिया था, तो सभी कथन जो है ग्रीन ने ही दिया था। अब हम देखते हैं इसी क्रम में लास्की को देखते हैं। तो लास्की जी कहते हैं कि एक व्यक्ति होने के कारण अपनी अधिकार परिधि के अंदर मुझे उतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितने से मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकूं। और मैकाइबर जी कहते हैं रक्त संबंध से परिवार और परिवार से राज्य का विकास हुआ है। और हेयक कहते हैं कि किसी की निरंकुश इच्छा से विवश न किया जाना ही स्वतंत्रता है। और इसी क्रम में हेयक ने फिर कहा कि सभी को थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा है कि कुछ को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए। और इसी क्रम में बर्लिन है, तो बर्लिन ने बताया कि स्वतंत्रता अवपीड़न का अभाव है।
बिल्कुल थोड़ा सा मैं मैटर आपके लिए ज़्यादा लेकर के आया हूँ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे कथन हैं जो एक या दो बार रिपीट हुए हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और थोड़ा सा वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन आप लोग बने रहिएगा और अच्छे से इस क्लास को करिएगा। बिल्कुल टीजीटी पीजीटी और अदर एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, मैं ये वादा कर रहा हूँ आपसे। चलिए अगला देखिए, जब सत्ता सही हाथों में होती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। अगला देखिए, बर्लिन ने कहा स्वतंत्रता के साथ ढेरा फेरी करने वाला सब कुछ हेरा फेरी कर सकता है। और यदि इसी क्रम में देखा जाए तो बर्लिन ने बताया कि यदि जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं है और वह चील की तरह नहीं उड़ सकता तो वह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। और इसी क्रम में फ्रीमैन हैं, तो फ्रीमैन ने देखिए अपने अनुसार इन्होंने क्या बताया, तो फ्रीमैन ने कहा कि अपने साथियों के द्वारा विवश न किया जाना ही स्वतंत्रता है। और इन्होंने आगे बताया कि फ्रीमैन ने मुक्त विनिमय पर आधारित बाजार व्यवस्था का समर्थन करते हैं। अब इसी क्रम में रैमजो मेयर जी ने बताया कि समाजवाद गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और सर हेनरी मैन ने बताया कि ऐसा निरंकुश संप्रभु आज तक इतिहास में खोजा नहीं जा सकता। और इसी क्रम में लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी विचार आधुनिक राज्यों से कोसों दूर है। और हर्नसा ने बताया कि ऑस्टिन के दर्शन से हवलदारी की गंध आती है। और इसी क्रम में बहुलवादी जो है, बहुलवाद के जनक देखा जाए तो गियर्क और मेटलैंड हैं। आप ने पढ़ा होगा कि संप्रभुता के जो सिद्धांत हैं, एक एकलवाद होता है और दूसरा बहुलवाद होता है। तो बहुलवाद के जनक कौन है? गियर्क और मेटलैंड हैं। और गियर्क और मेटलैंड के अकॉर्डिंग या बहुलवाद के अनुसार हम कह सकते हैं, तो इन्होंने क्या बताया, राज्य को संघों का संघ माना था। और इसी क्रम में फिंगिस जी ने क्या बताया कि मानव समाज व्यक्तियों का कोई बालू का ढेर नहीं जो केवल राज्य के जरिए ही एक दूसरे से मिले हुए हों, बल्कि समाज में तो नीचे से लेकर ऊपर तक सोपानवत क्रम में एक दूसरे के बाद एक क्रम होती है। और इसी क्रम में लिंडसे ने बताया कि राज्य संघों का संघ है। और लास्की ने बताया कि यदि संप्रभुता संबंधी संपूर्ण विचार का परित्याग कर दिया जाए तो राजनीति शास्त्र को एक स्थायी लाभ प्राप्त होगा। और इसी क्रम में लास्की फिर आगे आते हैं और लास्की संघ राज्य से कम प्रभुत्व संपन्न नहीं मानते हैं। और फिर आगे लास्की ने कहा कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, अतः सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। इसी क्रम में लास्की जी फिर कहते हैं संप्रभुता का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है। और मैकाइबर जी ने कहा कि राज्य कानून का शिष्य और जनक दोनों है। और मैकाइबर की प्रसिद्ध पुस्तक है मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्य है। और इसी क्रम में एक अगले विद्वान आते हैं, क्रैब आते हैं। तो क्रैब ने कहा कि संप्रभुता संबंधी विचार को राजनीति शास्त्र से हटा देना चाहिए। और मिस फॉलेट ने बताया कि मेरी आत्मा का निवास किसमें है? राज्य में है। और इसी क्रम में लास्की जी पुनः कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे का पूरक बताया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप कर्तव्य कीजिए, अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कर्तव्य तो करते चलिए, आपके जो अधिकार हैं वो आपको मिलेंगे। अब देखिए अगला कथन है J.N. वाइल्ड के अनुसार, तो इन्होंने बताया कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में है। और अमेरिकी क्रांति का एक नारा था, इसमें बताया गया था कि जीवन, स्वतंत्रता और सुख का अधिकार। और फ्रांसीसी क्रांति में देखा जाए इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के अधिकार की बात कही गई थी। इसी क्रम में बेंथम हैं और बेंथम ने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों को कपोल, कल्पना, कोरा भ्रम या बकवास कहा है। बर्क कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतियों के द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के अधिकार को अमूर्त अधिकार कहा। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि ग्रीन ने बताया कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का नैतिक विकास नहीं कर सकता है।
कांट और हीगल का यह मानना है कि व्यक्ति अपने अधिकारों को केवल राज्य में ही रहकर प्राप्त कर सकता है। और इसी क्रम में ग्रीन ने बताया कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। बोसाके ने बताया कि अधिकार वह दावा है जो समाज के द्वारा निर्मित किया जाता है और राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। और इसी क्रम में मिल कहते हैं कि व्यक्ति के विकास और समाज के कल्याण में कोई मौलिक विरोध नहीं है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इसी क्रम में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बिंदु लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, यदि हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है एक नकारात्मक स्वतंत्रता है, और नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत देखा जाए तो ये दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक स्वतंत्रता और दूसरी आर्थिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रतिपादक या इनके समर्थक कौन कौन से हैं? तो लॉक हैं, स्पेंसर हैं, जे.एस. मिल हैं और डी टॉकविले हैं। और आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थकों में देखा जाए तो एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो हैं। इसको मैंने इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा गया था। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि लॉक आते हैं। तो लॉक ने बताया कि विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, और एडम स्मिथ ने बताया कि वाणिज्य और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? स्पेंसर था। और स्पेंसर ने अपने अनुसार क्या बताया कि विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। और इसी क्रम में स्पेंसर ने आगे बात कही कि एक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जो कुछ करना चाहता है वह करने को स्वतंत्र है, बशर्ते दूसरे व्यक्ति के उसी प्रकार के कार्य में कोई बाधा न डाले। और इसी क्रम में जे.एस. मिल आते हैं। तो जे.एस. मिल ने बताया कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क एवं शरीर पर संप्रभु है। और मिल कहते हैं कि यदि संपूर्ण समाज एक तरफ है और एक व्यक्ति एक तरफ है तो समाज को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह व्यक्ति को चुप करा दे। और इसी क्रम में फिर मिल कहते हैं कि मानव जाति व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल एक ही आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है और वह है आत्मरक्षा। और इसी क्रम में सीले जी कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। और आगे देखिए, सीले ने फिर बताया कि पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार का पूर्णतः न होना। और स्पेंसर ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यदि वह किसी अन्य मनुष्य के समान स्वतंत्रता का हनन न करता है। अब इसी क्रम में देखिए, रूसो ने कहा कि स्वतंत्रता का भाग कानून के साथ बंधा हुआ है और इससे अधिक विश्वास मुझे किसी अन्य वस्तु में नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फैक्ट लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखिए कि सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है, तो वो है ग्रीन। और ग्रीन ने अपने अनुसार क्या बताया कि स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने या करने का नाम है जो करने योग्य हो। और इसी प्रकार फिर ग्रीन ने कहा कि जिस प्रकार सौंदर्यता केवल कुरूपता का अभाव नहीं है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों का अभाव है। और इसी क्रम में रूसो ने कहा कि स्वतंत्रता सामान्य इच्छा का पालन करने में है। और रूसो ने आगे कहा कि व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन का पालन करने में है। और इसी क्रम में बोसाके ने बताया कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता किससे, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता किसकी। और हीगल ने बताया कि व्यक्ति अपनी सच्ची स्वतंत्रता राज्य में ही रहकर प्राप्त कर सकता है। और इसी क्रम में कांट आते हैं। तो कांट ने बताया एक व्यक्ति जो अपनी प्रवृत्तियों में रहकर कार्य करता है वह स्वतंत्र नहीं वरन गुलाम है। सच्ची स्वतंत्रता पारलौकिक बुद्धि के अनुसार कार्य करने में है। और इसी क्रम में हाबहाउस आते हैं और इन्होंने अपने अनुसार बताया कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ यह होगा कि बाकी सब
घोर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। और लास्की जी कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है जहां लोग सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त कर सके। अब यहीं पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि स्वतंत्रता में जो है समकालीन जो स्वतंत्रता है ये टाइप ऑफ हो जाएगा, टू हो जाएगा। इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में देखा जाए तो हेयक हैं, बर्लिन है, फ्रीडमैन है, नॉजिक हैं। और सकारात्मक स्वतंत्रता में मैकफर्सन है, रॉल्स हैं और जॉन ग्रे हैं। और इसी क्रम में हेयक जी आते हैं और हेयक ने बताया कि मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य ना हो। और इसी क्रम में बर्लिन ने कहा कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता है और समानता न्याय आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। और इसी क्रम में बर्लिन ने बताया कि जब संप्रभुता सही हाथों में पड़ती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। इसी क्रम में मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती का अभाव है। अब यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट हैं। समकालीन नकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है? तो रॉबर्ट नॉजिक है। और इसी क्रम में देखिए रूसो जी ने क्या बताया कि शक्ति ने पहले गुलाम बनाए किंतु गुलामों की कायरता उनकी गुलामी को कायम करती है। और स्पार्टकस ने कहा कि हर मानव के रक्त का रंग एक जैसा है। और इसी क्रम में लास्की के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। तो लास्की ने कहा कि समानता मूल रूप से सामाजिकरण की प्रक्रिया है। और इन्होंने आगे कहा कि जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक होने के नाते प्राप्त है वहीं अधिकार समान मात्रा में मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। और इसी क्रम में एक विद्वान है बार्कर। तो बार्कर ने बताया कि समानता की उत्पत्ति व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ हुई है जो प्रत्येक मनुष्य के समान है किंतु इसका विकास अलग अलग ढंग से हुआ है। आप सभी विद्यार्थी पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट करते चलेंगे। और इसी क्रम में देख रहे हैं कि रूसो ने बताया कि राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए न अमीरों की संख्या बढ़े और न भिखमंगों की। और इसी क्रम में लॉर्ड एक्टन ने बताया कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। और इसी क्रम में डी टॉकविले ने बताया कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को कितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना बड़ा खतरा पैदा कर देता है। और इसी क्रम में बर्लिन ने बताया कि स्वतंत्रता है, समानता न्याय व लोकतंत्र से इसका कोई संबंध नहीं है। इसी क्रम में अब देखिए आशीर्वादम ने बताया कि फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे और न मूर्ख थे जो उन्होंने स्वतंत्रता समानता और बंधुता का नारा दिया। और इसी क्रम में लास्की ने बताया कि बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता छिछली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। और अगला कथन जो है लास्की ने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी ना होकर पूरक हैं। और इसी क्रम में लास्की ने फिर बताया कि धन माल की व्यापक विषमता स्वतंत्रता को असंभव बना देती है। और इसी क्रम में R.H. टानी ने बताया कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर उसके लिए आवश्यक है। और इसी क्रम में प्रोफेसर पोलार्ड कहते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का एक ही हल है और वह समानता में निहित है। और इसी क्रम में ग्रीन कहते हैं कि जब तक मनुष्यों की आवश्यकताओं और क्षमताओं में भिन्नता है तब तक व्यवहार की एकरूपता और प्रतिफल की एकरूपता हो ही नहीं सकती। और इसी क्रम में G.D.H. कोल ने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है। और इसी क्रम में प्रोफेसर जोड ने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। और लास्की ने कहा कि समानता अनुपात की समस्या है। और इसी क्रम में संत ऑगस्टाइन ने बताया कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। और प्लेटो ने बताया कि न्याय का तात्पर्य समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने निर्धारित कार्यों को करने से है और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करने से है। और इसी क्रम में
अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। और थ्रेसिमेकस ने बताया कि न्याय शक्तिशाली का हित है। और इसी क्रम में बार्कर जी कहते हैं कि न्याय ही वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विविध दावों के बीच तालमेल स्थापित करता है। न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है। और इसी क्रम में एक विनाश जी आते हैं। एक विनाश ने कहा कि आध्यात्मिक न्याय व मानवीय न्याय में अंतर किया है और थ्रेसिमेकस ने अन्याय न्याय से उत्तम है इन्होंने कहा था। और इसी क्रम में देखा जाए तो चार्ल्स मोरियम ने कहा कि न्याय उन मात्राओं एवं प्रक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सुविधाएं व अधिकार जुटाए जाते हैं जिसे समाज उचित समझता है। और इसी क्रम में अरस्तु ने बताया कि न्याय को ही समानता कहा और सिसरो ने न्याय समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है इन्होंने बताया था। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं, इन्होंने बताया कि यदि कहीं भी अन्याय होता है तो वह न्याय के लिए सब जगह खतरा पैदा कर देता है। बी पास्कल ने बताया कि शक्ति के बिना न्याय पंगु है, न्याय के बिना शक्ति अत्याचार का साधन है। और ऑस्कर वाइल्ड ने बताया कि एक ही बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है और वह यह है कि न्याय की देवी के हाथ से तलवार ना हो। और इसी क्रम में जोसेफ एडिसन ने बताया कि न्याय अपने पराये को नहीं पहचानता, मित्र और शत्रु में अंतर नहीं करता। यही कारण है कि उसे सब जगह जो है अंधा दिखाया जाता है। और इसी क्रम में राल्स ने बताया कि सुखी व्यक्तियों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, उसे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए राजनीतिक दार्शनिकों के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे प्लेटो से रिलेटेड जो है बात कही गई है। इसमें बात ये कही कि जब तक दार्शनिक राजा ना बन जाए या राजाओं और युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति ना आ जाए और राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता एक में ना मिल जाए और वे साधारण मनुष्य जो कि इनमें से केवल किसी एक गुण को दूसरे की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश न कर दिए जाएं, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और ना ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, कि संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। और इसी क्रम में फॉस्टर जी हैं तो इन्होंने बताया कि प्लेटो के जीवन में मोड़ जो है 399 ईसा पूर्व में आया जबकि वह 28 वर्ष का था। ये उपरोक्त में आप सभी ने जितने भी कथन को देखो वो प्लेटो के विषय में ही बताए गए हैं। और इसी क्रम में मैक्सी कहते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। अब देखिए प्लेटो ने एक शिक्षण अकादमी को स्थापित किया था, उसका नाम है अकादमी, जिसे कहते हैं एकेडमी। और कब किया था? 388 ईस्वी में किया था। और ये जो एकेडमी है यूरोप का क्या था? ये प्रथम विश्वविद्यालय था। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो प्लेटो है, प्लेटो की और भी क्या क्या पुस्तक हैं तो अपोलॉजी है, क्रेटो है, मीनो है, प्रोटेगोरस है, गॉर्जिया है, रिपब्लिक है, फ्रेडस है, फेडो है और स्टेटस मैन है, फिल्बस है, क्रेसस है और लाज है। अब यहाँ पर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है प्लेटो की वह है रिपब्लिक। ध्यान से आपको समझना है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेटो जो है, प्लेटो की अंतिम पुस्तक क्या है? तो प्लेटो की जो अंतिम पुस्तक है वह कौन है? लाज है। और लाज जो है कितने वर्ष में इन्होंने लाज की रचना की थी? 60 वर्ष में की थी। अब देखिए यहाँ पर 20 वर्षों के अंतर्गत देखा जाए तो इन्होंने अपोलॉजी और गॉर्जिया तक देखा जाए, अर्थात अपोलॉजी, क्रेटो, मीनो, प्रोटोगोरस और गॉर्जिया की रचना इन्होंने कब की थी? 34 वर्ष की अवस्था में की थी। बल्कि रिपब्लिक, फ्रेडो की रचना इन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में की थी। और स्टेटस मैन, फिल्बस, क्रीसस, लॉज की रचना 60 वर्ष की अवस्था में की थी। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसी क्रम में सेबाइन जी कहते हैं कि यह किसी एक प्रकार का शोध पत्र नहीं है और न ही यह राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान इनमें से किसी एक का अंग है। यद्यपि इसमें यह सभी कुछ है और इससे अधिक भी, क्योंकि कला, शिक्षा और दर्शन को भी इसमें स्थान दिया गया है। अब इसी क्रम में बार्कर ने बताया कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। नेटल
सिप ने बताया कि रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का नाटकीय रूप है। और इसी क्रम में डॉक्टर मुरे हैं, तो डॉक्टर मुरे ने बताया कि रिपब्लिक एक साथ ही तत्वज्ञान और दर्शन का, राजनीति विज्ञान और शिक्षा का ग्रंथ है। अब इसी क्रम में अर्नेस्ट बार्कर ने अध्ययन की दृष्टि से रिपब्लिक जो है इसको 5 भागों में विभाजित किया था। अब 5 भाग क्या हैं? पहला है आध्यात्मिक भाग, दूसरा है नैतिक भाग, तीसरा है शिक्षा, और चौथा है संपत्ति और परिवार, और पांचवा क्या है? आदर्श राज्य का पतन। अब देखिए इसी क्रम में अरस्तु ने बताया कि न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। अब इसी क्रम में देखिए यहाँ पे न्याय के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अब इन न्याय के सिद्धांतों में एक सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत है जिसे कहते हैं ट्रेडिशनलिज्म, और इसके प्रतिपादक कौन थे? सिफॉलिस हैं और उनके पुत्र पॉलीमार्कस थे। अब देखिए सिफॉलिस क्या हैं? अब सिफॉलिस ने क्या कहा था? सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। और पॉलीमार्कस ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। अब इसी क्रम में देखिए तो यहाँ पर न्याय एक कला है, कला चतुराई है, साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। अब इसी क्रम में मैक्सी ने क्या कहा कि प्लेटो पहला यूटोपियन कहा है, अर्थात कल्पनावादी। अब इसी क्रम में एक हैं कार्ल पॉपर हैं, तो कार्ल पॉपर ने कहा कि प्लेटो को मुक्त समाज का दुश्मन बताते हुए पहला फांसीवादी विचारक कहा। इसी क्रम में बार्कर हैं, तो बार्कर ने इन्हें भौतिक स्वेच्छाचारिता का दार्शनिक कहा है। अब इसी क्रम में रसेल हैं, तो रसेल ने प्लेटो को निरंकुशतावादी कहा है। और इसी क्रम में देखिए यहाँ पे बर्टेड जूनेबिल हैं, इन्होंने विवाद को ही राजनीति की जड़ माना है। मार्गेंथाउ ने कहा राष्ट्रों के मध्य तख्त के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है। और इसी क्रम में मार्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समस्त राजनीतियों के समान शक्ति के लिए संघर्ष का ही नाम है। और सन 1919 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग को स्थापित किया गया था। और सुमा जो हैं, सुमा की प्रसिद्ध पुस्तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और इसी क्रम में देखा जाए तो क्विंसी राइट हैं, तो क्विंसी राइट की प्रसिद्ध पुस्तक द स्टडी ऑफ वार है। और मार्गेंथाउ हैं, तो मार्गेंथाउ की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स अमेंगनेशन है। अब इसी क्रम में फेलिक्स ग्रॉस ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है यह कथन बताया था। और इसी क्रम में इसाक डोएसर ने कहा कि किसने कहा कि शीत युद्ध ना तो युद्ध है और ना ही शांति है। और ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि ये जो आज की वीडियो होगी आपके LT, TGT, PGT और KBS में जो TGT, PGT के एग्ज़ाम होते हैं और जो नवोदय विद्यालय में TGT, PGT के एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।